हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर गेट एक्सेल 2024। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जोलॉजी वाले सेक्शन से है, यानी एक्सेल टी से है। जोलॉजी के लिए एक्सेल में जो कोड होता है वो टी होता है और इस सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस फॉर गेट एक्सेल 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 के हैं, जो भी हम करेंगे अगला ईयर चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी वहां पर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं उन सभी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या फिर ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालता है वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है इन चारों में से किसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स जैसे होते हैं, या बुक लंग्स उनका नाम है वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन सर्टेन arachnids such as scorpions and spiders and in horseshoe crabs। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीन नाम दिए हैं आपको, एक स्कॉर्पियंस होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं और हॉर्सशू क्रैब्स जो होते हैं। इन तीनों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स होते हैं। अब ये देखने में एक बुक जैसे लगते हैं, जैसे बुक्स होती हैं इस तरीके से, और बुक्स के जो पेज होते हैं हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर इनके जो लंग्स होते हैं वो बुक जैसे दिखाई देते हैं, इसी वजह से उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम बुक लंग्स बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इनेट बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो एनिमल के इनेट बिहेवियर को शो करता है। इनेट बिहेवियर का मतलब क्या है, एक ऐसा बिहेवियर जो कि उनको बाय बर्थ मिला है, मतलब उनका बर्थ हुआ है और बर्थ होते ही वो उस कैरेक्टर को, उस बिहेवियर को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स से नहीं सीखा है उस चीज को और ना ही उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से सीखा है, उनको बाय बर्थ वो बिहेवियर मिला है। बताना है कि इन चारों में से कौन सा इस चीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अ बिहेवियर दैट इज ट्रिगर्ड ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंट। ये गलत है। इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम इनेट बिहेवियर नहीं कहेंगे। अब बिहेवियर दैट इज ट्रेन्ड बाय द पेरेंट्स, ये भी नहीं होगा। पेरेंट्स जब सिखाते हैं तो वो इनेट नहीं रह जाता है, इनेट बाय बर्थ हमें मिलता है। अब बिहेवियर दैट इज डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी, ये बिल्कुल सही बात है। अब अगर हमें बाय बर्थ वो चीज मिली है तो मतलब वो चीज हमारे जीन में है, तो वो जो बिहेवियर है वो कैसे डिटरमाइंड हुआ है, हेरिडिटी के कारण। हमारे जो जीन है, क्रोमोसोम है, उनकी वजह से वो बिहेवियर हमारे अंदर आया है। अब बिहेवियर दैट इज लर्न बाय हिट एंड ट्रायल अप्रोच, ये भी नहीं है। मतलब इसमें बोल रहा है कि उसने करके देखा, उसे ठीक लगा तो अब वो उस काम को बार बार किए जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। इनेट का मतलब ही है कि बाय बर्थ हमें मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिएगा हम पढ़ते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। अब फूड तो वो खुद बनाते हैं, लेकिन फूड बनाने के लिए भी उनको किस चीज़ों की, कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन सोर्स की। अगर आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में या फिर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो एक ऑटोट्रोफिक फॉलो करता है फूड बनाने के लिए, तो उसमें देखते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रॉन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं, जैसे कि H2O है, जैसे कि H2S है, तो उन्हें हम बोलते हैं लिथोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स हमारे प्लांट भी क्या है, लिथोट्रोप्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए H2O को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोट्रोप्स, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोट्रोप्स। ठीक है, और एनर्जी के लिए अगर बात करें तो वो ये एनर्जी सनलाइट से भी ले सकते हैं, यानी सन से भी ले सकते हैं और किसी केमिकल से भी ले सकते हैं। अगर वो इस चीज को सन से लेते हैं तो उनको हम बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स या फिर फोटोट्रोप्स बोल देंगे, और अगर वो केमिकल से लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं कीमोट्रोप्स, कीमोट्रोप्स। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो फोटोट्रोप्स जो होते हैं, जो मतलब सनलाइट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लिथोट्रोप्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनोट्रोप्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो केमिकल से लेते हैं, अगेन वो भी इनऑर्गेनिक पर भी डिपेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, और ऑर्गेनिक पर भी डिपेंड कर सकते हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे? अगर फोटो है, अगर फोटोट्रोप्स है तो हम कहेंगे कि सनलाइट से इसने एनर्जी ली है। अगर कीमोट्रोप्स है तो हम कहेंगे कि केमिकल से इन्होंने एनर्जी गेन की है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए इनऑर्गेनिक पर भी डिपेंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए वो ऑर्गेनिक पर भी डिपेंड कर सकते हैं। अगेन ये वाले जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन के लिए वो ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं। इनकी नेमिंग भी इसी अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर फोटोट्रोप्स है अपनी एनर्जी के लिए और इनऑर्गेनिक है तो उसको हम बोलते हैं फोटो लिथो ऑटोट्रोफ। और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स या फिर एल्गी जो होती हैं, और एल्गी जो होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, जो एनर्जी के लिए सनलाइट पर है और ऑर्गेनिक के लिए है तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रोफ्स। और अगर कीमोट्रोप्स है, इनऑर्गेनिक है, तो उनको हम बोलते हैं कीमो लिथोट्रोप्स, लिथो ऑटोट्रोप्स। और अगर ऑर्गेनिक से लेते हैं तो हम कहेंगे कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रोप्स। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं जो लिथोट्रोप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के बिहाफ पर दो कैटेगरी होती हैं, लिथोट्रोप्स और गैनोट्रोप्स। जो लिथोट्रोप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि H2O, जैसे कि H2, जैसे कि N2। ऑर्गेनोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैलेट है, फ्यूमरेट है, सक्सीनेट है, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्गेनोट्रोप्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपनी एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन के लिए डिपेंड करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर, तो उन्हें हम कहेंगे लिथोट्रोप्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ से कहीं से भी आगे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा लिथोट्रोप्स। ठीक है, ये जो फोटो वाला है ये सनलाइट पर करेगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर करेगा, और ये जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following is are the causative agent of filariasis? Is और आर दिया है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है? MSQ का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। पूछा है फिलेरिएसिस जो एक डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बुर्गई मलाई, ये दो ऐसे एजेंट हैं जो कि फिलेरिएसिस कोज करते हैं। अब ये डिसीज होती क्या है? इसको एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिम्फ नोड होती है
उस लिम्फ नोड में ये वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर क्या था, बुर्गिया मलाई, ये दोनों में से कोई भी आकर के हमारे लिम्फ नोड में इकट्ठे हो जाते हैं और कई साल तक ग्रो करते रहते हैं, यानी काफी लंबे समय तक वो ग्रो करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारी जो लिम्फ नोड होती है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे जहाँ पर भी वो रहते हैं हमारा वो सिस्टम जो है बिल्कुल ऐसे सूज जाता है, इन्फ्लामेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्लेरिएसिस या फिर एलिफेंटिएसिस, क्योंकि इसमें जो हाथ पैर हैं वो एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, एलिफेंट के जैसे हाथ पैर होते हैं ऐसे हो जाते हैं, तो इस डिसीज को हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं और इसी को हम फ्लेरिएसिस भी बोलते हैं। फ्लेरिएसिस भी बोलते हैं क्योंकि जो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है और बुर्गई मलाई जो है ये फिलियल वॉर्म होते हैं, फिलियल वॉर्म होते हैं, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, लेकिन फिलियल वॉर्म होते हैं, इसी वजह से इस डिसीज को फिलेरिएसिस भी बोलते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं इसीलिए एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। क्वेश्चन आया हुआ है हार्मोन से, तो कॉलम 1 में दिया है हार्मोन का नाम, कॉलम 2 में दिया है उसका नेचर कैसा है और कॉलम 3 में दिया है कि उसको कि वो कहां पर जाकर के काम करता है। ओके, टिश्यू ऑफ ओरिजिन, एक मिनट रुकिएगा। कॉलम 1 में दिया है हार्मोन का नाम, कॉलम 2 में दिया है उसका केमिकल टाइप और कॉलम 3 में दिया है उसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन। ठीक है, वो कहाँ से डेवलप हुआ है, कहाँ से यानी बना है, ये बताना है। तो देखिए मेलेटोनिन जो होता है, मेलेटोनिन ये हार्मोन है, इसको सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड और मेलेटोनिन जो है बनता है ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन से बनता है मेलेटोनिन और ये पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारे जो फोर ब्रेन के अंदर होती है पीनियल ग्लैंड, वहां पर ये बनता है और ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। प्लांट के अंदर ट्रिप्टोफैन से बनता है ऑक्सिन और हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन से बनता है मेलेटोनिन, जो हमारी वेकिंग और जो स्लीपिंग साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है और ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो S1B एक बार इसको मैच कर लेते हैं। S1B केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो एक ही मैचिंग से हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। इसके बाद देखिए ग्लूकागॉन जो होता है ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड से बना हुआ है और उसको पैनक्रियाज बनाता है। ठीक है, पैनक्रियाज के जो अल्फा जो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसमें जो अल्फा और बीटा सेल होते हैं, उसमें से जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करने में ये दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, तो P सेकंड और D, P सेकंड D। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रेजिनोलोन क्या होता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है और उसको सिक्रीट करता है Q3C, इसको एड्रिनल सिक्रीट करता है। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक कैप होती है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, वहीं से ही ये हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। इसके बाद FSH, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। ठीक है, तो Q3C R4A। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको मैच करना है, ये डिसीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इनके बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे याद रहता है डाउन सिंड्रोम, जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी कॉपी बन जाती है, यानी 3 कॉपी, जैसे 2 तो पहले से ही थी, थर्ड एक और आ जाती है, तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 से होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो Q का हो जाएगा फोर्थ, Q का हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद जो प्रेडर विली सिंड्रोम है, जो 15th क्रोमोसोम होता है उसके डिलीशन से ये होता है। ठीक है, डिलीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम 15, क्रोमोसोम 15 का कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है जिस वजह से प्रेडर विली सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो P का हो जाएगा थर्ड, P का हो जाएगा थर्ड। देखो एक बार मैच कर लेते हैं, P का थर्ड, Q का फोर्थ, P का थर्ड है और Q का फोर्थ है।
हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पी का थर्ड है, क्यू का फोर्थ है। ठीक है, जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कोर्टिसोल, कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, उस कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर होती हैं। तो जो फेसिकुलरिस लेयर होती है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसका लगातार ये फॉर्म हो जाता है, तो उस वजह से होता है कुशिंग सिंड्रोम। और अगर इसकी कमी हो जाए, मतलब ये जो कोर्टिसोल है अगर ये सही अमाउंट में नहीं बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो एडिसन्स डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुशिंग होती है इसके एक्स्ट्रा फॉर्मेशन से यानी हाइपर फॉर्मेशन से, और अगर हाइपो कंडीशन हो गई है तो एडिसन्स डिसीज होती है। चलिए आगे देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब XO कंडीशन हो जाती है फीमेल के अंदर। फीमेल कैसे बनी होती है? XX जो जीनोटाइप है उससे बनी होती है, लेकिन फीमेल में यदि एक X मिसिंग हो जाता है तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। देखिए लिखा है अ जेनेटिक कंडीशन इन विच अ फीमेल हैज पार्शियली और कंप्लीटली मिसिंग एन X क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और जो फैनकोनी सिंड्रोम होता है इसमें क्या होगा? फैनकोनी सिंड्रोम में ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें जो हमारी किडनी होती है और किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, PCT जो होती है, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल जो है, वहाँ पर अगर चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है तो जो सिंड्रोम होता है उसको फैनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हमें मैच करना है, कॉलम 1 में दिया हुआ है जो हमारी इम्यूनिटी है और कॉलम 2 में दिया है उसका डिस्क्रिप्शन मैच करना है। देखिए सबसे पहले दिया है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी बनाता है वो 2 टाइप की होती है, एक इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। एक इनेट होती है और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है जो हमें बाय बर्थ मिला है, और एक्वायर्ड का मतलब है कि हमारी लाइफ टाइम में हमने कुछ माइक्रोब से एक्सपोजर लिया है जिस वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी बनी है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और जो बाय बर्थ हमें मिली है उसको बोलते हैं इनेट। ठीक है, अब यहीं पर इनेट जो हमारी इम्यूनिटी होती है इसमें हम 3 लाइन की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस कोई भी अगर मानो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो उससे फाइट करता है। अगर ये हार जाता है तो फिर आते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फिर जब ये भी हार जाते हैं तो आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और अगर ये भी हार जाते हैं तो हमें डिसीज होती है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है ये हमें बाय बर्थ मिलती है, और जो थर्ड लाइन डिफेंस होता है वो हमें एक्वायर्ड, हमें बनाना पड़ता है, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज आती हैं उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। और इनमें फर्स्ट में आ जाता है हमारा फिजिकल बैरियर, जैसे कि हमारी जो स्किन है, हमारी ये जो खाल है, स्किन जो है, ये भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। सबसे पहले माइक्रोब जब आता है तो इसे हमारी स्किन को ही क्रॉस करना पड़ता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है जो हमारा फिजिकल बैरियर है। ऐसे ही हमारा जो स्लाइवा होता है इसमें भी लाइसोजाइम होता है, हमारे आंखों में जो टीयर होते हैं उनमें भी एक एंजाइम होता है, हमारे स्टमक में जो HCl हैं ये सारे क्या हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। अगर ये हार जाते हैं तो आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें आते हैं हमारे जैसे कि न्यूट्रोफिल है, जैसे कि मैक्रोफाज है, जैसे कि नेचुरल किलर सेल है, ये सारे, जैसे कि इंटरफेरोन्स है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, ये सारी आती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। और ये भी हार जाते हैं तो बनती हैं फिर जो टी लिम्फोसाइट हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, फिर वो बनाते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं बी सेल को, फिर वो बनाती है एंटीबॉडीज और फिर जाकर के वो लड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये भी 2 तरीके से काम करती हैं।
जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में कैसे आई हैं, हमने खुद बनाई है या हमने बाहर से ली है। अगर हम अपनी बॉडी में खुद से बनाते हैं एंटीबॉडीज तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हमने बाहर से बनी हुई ली है तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में कब बनती है एंटीबॉडीज, या तो हमने किसी माइक्रोब से नेचुरली एक्सपोजर लिया है, नेचुरल एक्सपोजर हुआ है हमारे पास, हमारे सामने माइक्रोब का, ठीक है, तब हो सकता है, या फिर हमने कोई वैक्सीन ली है। तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में हमारे अंदर डाला जाता है किसी भी माइक्रोब को और फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो वैक्सीन में हो सकता है और नेचुरली एक्सपोजर भी हो सकता है। इसमें दोनों में ही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बनती है। पैसिव में कौन सा हो सकता है, पैसिव में अगर जो प्लेसेंटा से हमारे पास आती हैं और जो कोलेस्ट्रम होता है, मतलब कि जो मदर का मिल्क होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें भी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें एंटीबॉडीज होती हैं और जब वो मिल्क फीड किया जाता है तो बेबी के अंदर भी वो एंटीबॉडीज आ जाती हैं। तो देखो एंटीबॉडीज आई हैं लड़ने के लिए तो एक्वायर्ड तो होगा, लेकिन हमने एंटीबॉडीज बनी बनाई ली है, तो वो हो जाता है प्लेसेंटा से भी आ सकती हैं और कुछ आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम जो फीड किया जाता है तब भी आ सकता है। या फिर एंटीवेनम जो हम लेते हैं, मानो किसी को स्नेक बाइट होता है, सांप ने काट लिया है, तो उसके अगेंस्ट एंटीडोट दिए जाते हैं। उनमें होता क्या है, उनमें एंटीबॉडीज ही होती हैं। जो भी टॉक्सिन उस सांप के काटने से हमारी बॉडी में आया है, ये एंटीबॉडीज जो बाहर से बनी बनाई हमें मिली है वो उस टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है। तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी और ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए पहले लिखा है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमने खुद से एंटीबॉडीज बनाई है। जहां भी एंटीबॉडीज का नाम आ जाता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अगर वो एंटीबॉडी हमने खुद बनाई है तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और अगर वो एंटीबॉडी हमने बाहर से बनी बनाई ली है तो उसको बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो देखिए एक्टिव में क्या हो जाएगा, जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एंटीबॉडीज डायरेक्टली पैथोजन के कांटेक्ट में आकर के उसको किल करती है, ठीक है। तो पी का हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस बैरियर जो है, हमारी स्किन जो होती है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज पास थ्रू द प्लेसेंटा, वो भी क्या है, हमारी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, प्रोटीन है और इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो पी का हो जाएगा सेकंड, क्यू का हो जाएगा थर्ड। पी का सेकंड, क्यू का थर्ड, आर का है फोर्थ और एस का है 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। यहां दिए गए हैं कुछ मेटल दी गई है जो एक्ट कर रही है एज अ कोफैक्टर, और यहाँ एंजाइम्स के नाम दिए हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर या को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे एंजाइम वो हैं जिनको कोफैक्टर के तौर पर मेटल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बताना है कि किसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ याद आता है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में। ये डाई नाइट्रोजिनेज होता है, मतलब जो एक एंजाइम है डाई नाइट्रोजिनेज, वहां पर मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो टी का हो जाएगा 1 और टी का 1 हमें दिया है केवल एक ही ऑप्शन में, बी में दिया है, ठीक है। इसके बाद जो आगे मुझे याद रहता है वो है पायरुवेट काइनेज, इसमें होता है के। देखो पायरुवेट काइनेज का के है तो मुझे के से ही इस तरीके से याद रहता है, ठीक है। इसके बाद जो निकल होता है यूरिएज, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, यूरिएज। तो यूरिन क्या होता है, हमारी बॉडी से निकलता है निकल, तो फिर इसके लिए निकल की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। फिर यहाँ कॉपर की अगर बात करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है उसको कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो Ase है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज has been known to prevent the induction of lac operon as well as other operon controlling enzymes involved in the carbohydrate metabolism in E. coli. E. coli के अंदर अगर ग्लूकोज एक्सेस में है तो वो लैक ओपेरोन को रोक देती है, साथ साथ बाकी जो एंजाइम्स हैं, मतलब बनने वाले एंजाइम हैं वहाँ उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उन सब के एक्सप्रेशन को वो रोक देती है। Which of the following process define the phenomena? इन चारों में से कौन कौन सी फिनोमिना ऐसे हैं जो इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, डिफाइंस लिखा है तो मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा MSQ का है। आपको ये सारी चीजें अच्छे से देखनी पड़ेंगी। MSQ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर E. coli के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लूकोज लैक ओपेरोन को तो रोकता ही है, साथ साथ में बाकी जो एंजाइम्स वहां बन सकते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए होते हैं उनको भी रोक देता है। अब आपको बताना है कि ग्लूकोज जो ये काम कर रहा है उनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, मतलब कोई हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे के कैटाबोलिज्म को रोकता है, उसे बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाकी जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज से अलग, उनके मेटाबॉलिज्म को ये ग्लूकोज रोक रहा है, तो ये क्या करता है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन है। एक तो ये होता है, एक होता है इसको बोलते हैं ग्लूकोज का इफेक्ट। ग्लूकोज के आने से चीजें बंद हो गई हैं, मतलब ये ग्लूकोज का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस इस चीज को डिफाइन करती है, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा A एंड C। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर ट्रू रिगार्डिंग द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अगेन MSQ का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो सकते हैं। बताना है आपको DNA के रेप्लिकेशन के रिगार्ड में। जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है और कंजर्वेटिव होती है। बिल्कुल गलत, कंजर्वेटिव नहीं होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब होता है कि जैसे ये हमारा DNA है और जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है इस तरीके से अलग हो जाते हैं और जो नया स्ट्रैंड है वो कुछ ऐसे बनता है, मतलब यहाँ पर इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके ऐसे बनता है। तो हमारे पास ये जो नए DNA बने हैं दो रेप्लिकेशन से, इनमें आधा DNA तो कैसा है, पहले जैसा, और आधा DNA नया बना है। ऐसे ही इस DNA में आधा कैसा है, जो पुराना है वो, और आधा नया बना है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब सेमी का मतलब होता है हाफ, और कंजर्वेटिव जो पहले से है, तो उसमें हाफ पहले से है, हाफ नया बना है। तो जो रेप्लिकेशन होती है कहीं पर भी हो, आइदर बैक्टीरिया में या तो ह्यूमंस में या तो यूकैरियोट्स, किसी के भी अंदर हो, वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। लेकिन यहाँ दिया है कि कंजर्वेटिव है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट टेक्स प्लेस एट मल्टीपल ओराई साइट साइमल्टेनियसली। ये बात बिल्कुल सही है। यूकैरियोट का जो DNA है वो काफी बड़ा होता है लेंथ में, तो उसको जल्दी रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारी ओराई होती हैं और वो सारी ओराई साथ में ही एक्टिवेट होकर के DNA को रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हालांकि प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल ओराई होती है जो पूरे DNA को रेप्लिकेट करती है, बट यूकैरियोट में बहुत सारी होती हैं, सारी एक साथ में एक्टिव होकर के DNA को रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड में लिखा है बोथ द स्ट्रैंड रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये भी गलत है, मैं दिखाऊंगी आपको गलत क्यों है। फोर्थ में लिखा है वन स्ट्रैंड रेप्लिकेट इन कॉन्टिन्यूअस वाइल द अदर रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये बात सही है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है। मानो ये कोई भी DNA है इस तरीके से, तो यहां ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, और इसका अगर तुम हाफ पार्ट देखते हो, जैसे देखो ऐसे है रेप्लिकेशन बबल,
इसका तुम अगर हाफ देखते हो तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये एक रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम है। इसमें जो एक स्ट्रैंड होता है वो कॉन्टिन्यूअस ऐसे ग्रो करता हुआ चलेगा, बस यहाँ स्टार्टिंग में एक प्राइमर लगता है, इसके बाद ये लगातार ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलता रहता है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है इस तरीके से, मतलब यहाँ प्राइमर लगा इतना बना, यहाँ प्राइमर इतना, यहाँ प्राइमर इतना, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। और ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लैग का मतलब होता है रुक रुक के चलना, लैग करना, तो रुक रुक के चलता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस। और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था फर्स्ट टाइम कि जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो दोनों स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस नहीं चलते हैं, ना ही दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस चलते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस चलता है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस चलता है। ठीक है, तो ये इस वजह से थर्ड जो है गलत है और फोर्थ सही है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आ गए हैं 2022 के, अब तक हमने 2023 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, अब 22 की बारी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस, सिंगल 5 कार्बन शुगर एंड ट्राइफॉस्फेट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन देखो ये आया हुआ था। हम सभी जानते हैं किस तरीके से एक पेंटोज शुगर होती है, फर्स्ट कार्बन पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, ये कुछ भी हो सकता है, आइदर एडेनिन या गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और यहाँ पर जो 5th कार्बन होता है इस 5th कार्बन पर लगा होता है फॉस्फेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये है न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी है, 5 कार्बन का शुगर भी है और ट्राइफॉस्फेट भी है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये लिख देती हूं मैं यहाँ। न्यूक्लियोसाइड होता है जो शुगर है प्लस बेस, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड। और बेस क्या है, बेस केवल होते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। जो प्यूरिन है उसमें आता है ए, एडेनिन एंड गुआनिन, और जो पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन में आते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हमने बनाया है, जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। इन चारों में से कौन सा ऐसा एंजाइम है, एंजाइम इनहिबिटर है, जिसको हम रोक सकते हैं यदि हम ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है कॉम्पिटिशन इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, जैसे मानिए ये कोई एंजाइम है ऐसे, और ये इसकी साइट है जिस पर कि सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। जहां आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। यहां आकर के इसके सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया और फिर ये बनाते हैं प्रोडक्ट। इसका जो इनहिबिटर होता है वो भी इसकी शेप का ही होता है। जैसे कि देखो अगर ये हमारा सबस्ट्रेट है ऐसे, तो इनहिबिटर कैसे होगा, वो ऐसे हो जाएगा, मतलब जो उसकी साइट है जहां वो बाइंड कर सकता है एंजाइम से, वो सबस्ट्रेट जैसी होती है, जिस वजह से आकर के यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर लेता है ऐसे, ये इनहिबिटर आकर के यहाँ बाइंड कर लेता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन इनहिबिशन, और इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, मानो यहाँ पर केवल 2 ही ऐसे इनहिबिटर हैं, लेकिन मैं अपने सबस्ट्रेट यहाँ डाल देती हूँ 12, इस तरीके से 12 डाल दिए तो सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाता है, तो सबस्ट्रेट यहाँ आकर के
बाइंड कर जाता है और ये यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके इफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं यदि मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ा देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है बायोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिबल रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन। इज आर, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ MSQ। आपसे पूछा है कि रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में, जैसे ये मानो रिसेप्टर है और ये इसका लिगेंड है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये किस वजह से होता है। और ये ऐसा इंटरेक्शन है कि अभी अगर यहाँ पर ये बाइंड है तो अभी तो बाइंड है, लेकिन जब ये अपनी साइड पर जाता है तो ये इस तरीके से अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सा इंटरेक्शन है जो इनको यहाँ बाइंड करके रखता है और बाद में फिर अलग भी कर देता है, इन चारों में से बताना है। तो आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी इंटरेक्शन यहाँ हो सकता है रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में, लेकिन पेप्टाइड बॉन्डिंग नहीं होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, अगर ये यहाँ हो गई तो फिर ये इससे हट नहीं पाएगा, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। और वैसे भी जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है वो अमाइनो एसिड के बीच में मिलती है जिससे प्रोटीन बनता है, यहाँ वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा A, B एंड D। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ अ फॉरेन एंटीजन। इज आर, अगेन द क्वेश्चन ऑफ MSQ। पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन से सेल हैं जो कि बाहर से कोई भी एंटीजन अगर आया है तो उसको प्रोसेसिंग करता है, मतलब उससे फाइट करता है, उसको ब्रेक करता है, इनगल्फ कर जाता है, कुछ भी, मतलब बाहर से कोई भी अब फैक्टर अगर बॉडी में एंटर करता है तो उससे कौन प्रोसेस करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जो रेड ब्लड सेल है इनका काम क्या होता है, इनका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। इनका ये काम नहीं है कि बाहर से अगर कोई पैथोजन आता है तो मैं उनसे फाइट करूं। ठीक है, तो ये नहीं है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम होता है ब्लड क्लोट करना। ठीक है, ब्लड की जो क्लोटिंग करते हैं, जब ब्लीडिंग होती है तो रुक जाता है, एक थोड़े टाइम के बाद ब्लड वो प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। मैक्रोफाज और बी सेल्स, ये ठीक है। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, जबकि मैक्रोफाज क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कोई भी बाहर से अगर फॉरेन मटेरियल आता है तो उसको इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, और थोड़े बहुत बचते भी हैं अगर तो वो जाकर के डेंड्राइट उनको अपने सिर पर बिठाता है, जाकर के टी सेल के पास लेके जाता है, टी सेल स्टिमुलेट होते हैं, वो बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, बी सेल फिर एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी आकर के उनको किल करवाने में हेल्प करती है, खुद किल नहीं करती है, किल करवाने में उनको मतलब बाकी जो है उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा A एंड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगेन यहाँ दिया है आपको डिसीज के बारे में। अभी हम पढ़ के आए हैं 2021 में वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन आ गया है। वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या करता है, जो लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे वो सूज करके बड़े हो जाते हैं, एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। क्या करते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं वो ये एस्केरिस ही हैं, वो कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस की, अच्छा एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस जो होते हैं, यहाँ देखिए, ए स्मॉल वाइट राउंड वॉर्म दैट कॉज पिन वॉर्म इन्फेक्शन, ये पिन वॉर्म इन्फेक्शन करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन पिन वॉर्म, सीट वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म। ये क्या करता है, देखो इस तरीके से होते हैं ये, और जो हमारा एनएस वाला पार्ट होता है वहां पर जाकर के इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक है,
इस तरीके से। तो देखिए ऑलमोस्ट एनीबडी कैन बिकम इन्फेक्टेड विद दिस पैरासाइट, स्पेशली चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये डिसीज। ठीक है, इसको कौन कॉज करता है? एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस, जिसको पिन वॉर्म बोलते हैं क्योंकि ये पिन जैसे होते हैं अपनी शेप को लेकर के। पिन वॉर्म इन्फेक्शन कॉज ईचिंग अराउंड द एनस विच कैन लीड टू डिफिकल्टी स्लीपिंग एंड रेस्टलेसनेस हो जाती है। बेचैन रहता है व्यक्ति, उसको नींद नहीं आती है, जो एनएस वाला पार्ट है वहां ईचिंग होती है इस पिन वॉर्म की वजह से। तो देखिए ये क्या करेगा, जो सीकम होता है और जो लास्ट अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है वहां पर जाकर के इन्फेक्शन करता है। इसके बाद ड्राकुनकुलेस मेडिनियसिस, ये क्या करता है? सब क्यूटेनियस टिश्यूज इन ह्यूमन, मतलब जो हमारी स्किन होती है उसके जस्ट नीचे दिक्कत ये कॉज करता है, पिंपल्स वगैरह कर सकता है, या फिर बड़ी बड़ी सी जो फुंसियाँ होती हैं वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ड्रैकुनकुलेस मेडिनेसिस इज अ नेमेटोड, जो कि राउंड वर्म होता है, दैट कॉज ड्रैकुलेरियसिस ऑल्सो नोन एज गिनियन वर्म डिसीज, ऐसे हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एस्कैरियोसिस में क्या है, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यस, तो P का है थर्ड और Q का है 1, P का थर्ड, Q का 1, R का फोर्थ, S का सेकंड, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जल्दी ही मैं जूलॉजी के लिए जो सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।